आवाज है, आपकी आवाज हमेशा बुलंद रहे, है ना। आवाज बुलंद होनी चाहिए और कम से कम भारत माता की जय बोलने में तो बुलंद होनी चाहिए। 12 जनवरी बहुत अच्छा दिन, कुछ विशेषताएं हैं और सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यह है कि युवा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे कारण है हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद जी को जानते हो, आपके सामने विराजे हैं, तस्वीर लगी है ना। बहुत श्रेष्ठ संत रहे हैं, हिंदुस्तान की महिमा है उसको पूरे विश्व में इन्होंने फैलाया। आशीष जी सर विराजे हैं। ये आपको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर शिक्षा के बारे में, कंप्यूटर जीवन में कितना उपयोगी है और कंप्यूटर से की शिक्षा ग्रहण करने से हम हमारा जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार हम उसमें अपना करियर बना सकते हैं, इस प्रकार की जानकारी आपको अभी आशीष जी सर देंगे। आइए सर। मैं शारदे को नमन करता हूँ और सभी स्टाफ को मैं नमन करता हूँ और आप सभी का आभार कि आपने मुझे मेरे विचार और कुछ जानकारी देने के लिए मुझे मौका दिया है। तो मैं यहाँ पर कुछ आवश्यक जानकारी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। ये जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कंप्यूटर और एआई और इंग्लिश स्पीकिंग पर आधारित है कि करंट टाइम में, वर्तमान समय में एआई का क्या रोल है, इंग्लिश का क्या रोल है और कंप्यूटर का क्या रोल है। जिस भी सेक्टर में हम जाते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर ले लो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर ले लो, किसी भी पोस्ट पर हम जाते हैं तो वहाँ हमारे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना इम्पोर्टेंट होता है। और अभी के समय में एआई सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अगर हमें कुछ भी जनरेट करना हो, कुछ भी चीज़ इन्फॉर्मेशन को चाहिए तो हम एआई को शेयर कर देते हैं और एआई सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है। तो एआई हमारे लिए क्यों जरूरी है? कंप्यूटर का नॉलेज होना, कंप्यूटर का ज्ञान होना हमारे लिए क्यों जरूरी है? उसके पश्चात आता है इंग्लिश। इंग्लिश का ज्ञान हमारे सबके पास है, ग्रामर कॉन्सेप्ट सबके पास है, ग्रामर का नॉलेज सबके पास है, लेकिन जब बात बोलने की आती है तो हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि उस इंग्लिश के नॉलेज को हमने कभी यूज नहीं किया है। तो मैंने कोर्स आपके देवले के अंदर चलाया है इंग्लिश स्पीकिंग का, कंप्यूटर स्किल का और एआई का। एआई हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि अभी हम जैसे कि युवा दिवस हम मना रहे हैं, अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं कि मैं युवा दिवस में कुछ भाषण दूंगा, आपने एआई पे, जेमिनाई पे, चैट जीपीटी पे गए, आपने लिखा आई नीड वन स्क्रिप्ट रिलेटेड टू युवा दिवस, या मुझे युवा दिवस में कोई स्पीच चाहिए, कोई स्क्रिप्ट चाहिए। आपने एक लाइन लिखी कि मुझे एक ये स्क्रिप्ट चाहिए और आपकी एक लाइन के ऊपर एआई ने एक पूरा एक पेज आपको स्क्रिप्ट दे दी। ये बेनिफिट्स है। और सेकंड चीज, जैसे कि कोई इमेज है उसका बैकग्राउंड चेंज करना है या कोई एनिमेशन आपको क्रिएट करना है तो एआई की मदद से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। इन साइंस में और ज्योग्राफी के अंदर अपने को एनिमेशन क्रिएट करने पड़ते हैं प्रेजेंटेशन के लिए और प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर हम वर्बली हम करेंगे और फिजिकली अगर हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर वही हम एआई की हेल्प से करते हैं, आपने 3 से 4 लाइन का प्रॉम्प्ट दिया एनिमेशन बनाने का और मिली सेकेंड के अंदर एआई ने आपको रिजल्ट दे दिया। तो एआई आपका समय बचाता है, एआई आपके काम के कुशलता को बढ़ाता है, आपके काम की स्पष्टता को, इंटीग्रिटी को बढ़ाता है। और सेकंड चीज कंप्यूटर, आप जिस भी सेक्टर में जाओगे कंप्यूटर आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे ले लो, चाहे पर्सनल यूज में ले लो, चाहे एजुकेशन यूज में ले लो, कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज आपको हर जगह काम में आएगी। उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश भी ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो ग्लोबल लैंग्वेज है। किसी भी कंट्री में जाओगे
आपकी हिंदी नहीं चलेगी, लोकल लैंग्वेज नहीं चलेगी, अदर लैंग्वेज चले या ना चले, लेकिन इंग्लिश वहाँ जरूर चलेगी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इन द फ्यूचर, अभी हम हिंदी मीडियम में पढ़ भी रहे थोड़े बहुत, लेकिन इन द फ्यूचर गवर्नमेंट प्राइवेट सारे स्कूल्स इंग्लिश मीडियम होंगे और वहाँ आपको इंग्लिश में ही इंग्लिश के ही टीचर मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश जो भी है वो सारे आपको इंग्लिश में ही पढ़ने को मिलेंगे। और ग्रेजुएशन में जाओगे, साइंस में जाओगे और अगर नर्सिंग के अंदर जाते हो तो भी आपको इंग्लिश ही मिलेगी और कंप्यूटर ही मिलेगा। तो एआई और कंप्यूटर के माध्यम से हम अपने कार्य को आसानी से, सरल तरीके से और स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। क्यों? एक इंसान में और कंप्यूटर में भेद क्या है? कंप्यूटर को इंसान नहीं बनाया, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं गलती कर सकता है, लेकिन एक मशीन, उसको जो आपने इंफॉर्मेशन दी, वो डाटा दिया है, उसका रिजल्ट वो परफेक्टली बिना किसी मिस्टेक, बिना किसी त्रुटि के देगा, बिना किसी एरर के। तो ये बेनिफिट है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का ज्ञान और इंग्लिश का नॉलेज, इंग्लिश की नॉलेज और एआई की नॉलेज, इन तीनों चीज़ों का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। अगर आप साउथ के किसी स्टेट में जाते हो तो वहाँ इंग्लिश यूज़ करनी पड़ेगी। अगर एडवांस किसी कॉलेज के अंदर जाते हो, किसी हाई यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो तो इंग्लिश और कंप्यूटर मिलेगा। अगर आप एज अ टीचर, आपका फ्यूचर गोल है, तो भी इन द फ्यूचर आपको आपका लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए वहाँ आप कंप्यूटर का यूज़ करोगे, नोट्स बनाने के लिए आप कंप्यूटर का यूज़ करोगे, एआई का यूज़ करोगे। एक छोटा सा पेज आपके पास, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि इस पेज की समरी क्या है, व्हाट इज मेन मीनिंग ऑफ दिस पेज, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, वी नीड टू क्लिक वन पिक्चर, वी नीड टू सेट दैट पिक्चर ऑन ChatGPT and Gemini and we need to write one prompt, please give me summary of this page। आपको एक पेपर की फोटो क्लिक करके जेमिनाई और ChatGPT पे अपलोड करनी है और बोलना है कि मुझे इस पेपर की समरी चाहिए, इसका पेपर का सार चाहिए। वो माइक्रो सेकंड के अंदर इस पेपर का जो सार है वो 4 से 5 लाइन में दे देगा। आपका टाइम बचा, आपका टाइम बचने के, आपके टाइम की सेविंग के साथ साथ आपको अच्छी नॉलेज मिल गई। जो समरी, जो सारांश आप नहीं निकाल सकते थे, आपका अनुभव नहीं निकाल सकता था, लेकिन वही ChatGPT ने माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड के अंदर आपको निकाल के दे दिया। ये इम्पोर्टेंट है एआई का, ये इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर का। कोई गणना करनी होती, कैलकुलेशन कैसे करोगे? अगर आप फिजिकली करोगे टाइम लगेगा, लेकिन अगर वही आपने कंप्यूटर की मदद से किया तो कुछ ही सेकंड में या कुछ ही मिनट्स के अंदर आपने पूरा काम कंप्लीट कर लिया। ये बेनिफिट है कंप्यूटर का। एजुकेशन के पर्पज़ की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, नोट्स के लिए और माइंड मैप बनाने के लिए लेसन हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका माइंड मैप क्या होगा? कोई इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से ले सकते हैं, कलेक्ट। उसके अंदर आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है और कंप्यूटर के अंदर अगर आपके पास एआई है, एआई का नॉलेज है, जो काम आप कंप्यूटर पर करके थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, अगर वही आप एआई की मदद से वही काम जिसमें कंप्यूटर पे आधा घंटा लग रहा था एंट्री करने का, अगर वही एंट्री का फोटो क्लिक करके आपने ChatGPT या एआई पे डाल दिया, अगर आप जनरल एंट्री करते तो आपको आधा घंटा लगता, 15 मिनट 20 मिनट लगता, लेकिन अगर वही काम अपने एआई की मदद से किया है तो वो आपको माइक्रो सेकंड या 1 सेकंड या 2 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए वो 1 मिनट लेता है। 1 मिनट में आपका आधा घंटे का काम 1 मिनट का कर दिया, 29 मिनट की सेविंग है। तो ये बेनिफिट है अपने एआई का। और रही बात इंग्लिश की, तो जिस भी फील्ड में जाओगे वहाँ आपको इंग्लिश में डिफ़िकल्टी फेस करोगे। जब कॉलेज के अंदर में था तो इंटर्नशिप के लिए मैं बेंगलुरु गया था, TCS के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो बेंगलुरु के अंदर मेरे को तमिल मुझे आती नहीं है, इंग्लिश का ग्रामर का कॉन्सेप्ट मुझे पता है, लेकिन इंग्लिश बोलते कैसे हैं? हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश? आई डोंट नो। मैं उस टाइम पे, दैट टाइम आई डिडंट एबल टू स्पीक इंग्लिश। उस समय में इंग्लिश नहीं बोल सकता था।
और वहाँ मुझे इतनी डिफ़िकल्टी हुई कि किसी मैनेजर ने मुझसे आके कहा कि आशीष तुमको ये काम करना है इंग्लिश के अंदर। मैंने कहा यस सर। मैनेजर के जाते मैं तीसरे बंदे से पूछता कि सर क्या कह गए, क्यों? क्योंकि इंग्लिश मुझे नहीं आती थी। तो इंग्लिश अगर आप कहते सर मुझे, जैसे कि सपोज दैट आप कंप्यूटर के सेक्टर में गए, आपको नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का इतना, लेकिन आपको पता है कि एआई का कैसे यूज़ करते हैं, आपको इंग्लिश अच्छी है आपकी, तो विद द हेल्प ऑफ एआई यू विल लर्न अलॉट। एआई की मदद से आप बहुत कुछ सीखोगे। कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपने सर्च किया, निकाल लिया। जब मैं बेंगलुरु में था तो एक सॉफ्टवेयर आया था बिलिंग का, मुझे नहीं आ रहा था उसका। वह मेरे मैनेजर ने मुझे क्लियर बोला था कि चारों तरीके बताएगा उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। एक तो किसी चीज़ पे जाने का एक ही रास्ता आपको पता है, लेकिन अगर किसी से पूछ लिया आपने, कहीं जा रहे हैं विजयनगर आपको जाना है, आपको एक रास्ता पता है, लेकिन अगर बाय मिस्टेक आपने किसी से पूछ लिया तो उन्होंने आपको एक और शॉर्टकट मेथड बता दिया, एक और शॉर्ट रास्ता बताया, एक सस्ता रास्ता आपको बता दिया, तो वो बेनिफिट रहता है आपके यहाँ पे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एआई पे एक लाइन लिखनी होती है और उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है, एक कुशल रिजल्ट मिलता है, त्रुटिहीन रिजल्ट हमको परिणाम मिलता है अपने को। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि 12th के बाद या 10th के बाद हम एआई के बेस पे, कंप्यूटर की नॉलेज के बेस पे हम कौन कौन सी जॉब हम प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप जाते हो तो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री का काम आप वहाँ ले सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप जाते हो तो कंप्यूटर अनुदेशक का है एज ए कंप्यूटर टीचर। और अगर आप किसी संस्था के अंदर जाते हो, वहाँ आपको एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है, एज ए कंप्यूटर टीचर की आपको जॉब मिल सकती है, एज ए इंग्लिश स्पीकिंग की आपको जॉब मिल सकती है। सबसे बड़ी चीज़ है कम्युनिकेशन। आपको सब कुछ पता, लेकिन कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो नहीं पता, तो एज ए कम्युनिकेटर उसकी आपको जॉब मिल सकती है। और अगर इंग्लिश से अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश अच्छे बोल लेते हो, तो एज ए इंग्लिश टीचर, एज ए ऑपरेटर, एज ए गाइडर, ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ है हमारे पास। और ये फैसिलिटीज़ तभी आपके लिए ओपन होती है तब आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो, तब आपके पास इंग्लिश का नॉलेज हो। डिजिटल लहर को ग्रो करने के लिए, उसी डिजिटल स्किल को ग्रो करने के लिए आपके दिल्ली के अंदर मेरी संस्था है काफ़ी है, फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी। उसके माध्यम से एक कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग का, पहला इंग्लिश स्पीकिंग, दूसरा को ये काम करना चाहिए, इनसे संपर्क करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं जैसा कि मंच पर हमारे विद्वान वक्ता लोग और पधारे हैं, तो संस्था प्रधान महोदय से कहूँगा, आगे निवेदन करूँगा कि इनका माल्यार्पण और मोमेंटो से स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर मोहन सिंह जी रावत साहब, डॉक्टर अलका सैनी मैडम और आशीष जी सर, तीनों वक्ता हैं हमारे आज के, उनका स्वागत करने के लिए हमारे संस्था प्रधान महोदय, मैडम आइए, मैडम तीनों मैडम आ जाओ, उनका मैडम का भी स्वागत करना है। विद्यालय की आप पधारे, बहुत महंगे हैं आप, आपका समय बहुत महंगा है, मगर आपने इन बच्चों के लिए अपना समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आपका आभार। और इसी क्रम में अनिता मैडम का स्वागत है। जैसी मैडम सर, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम डॉक्टर अलका सैनी है।
सिंगावर में पोस्टेड हूँ मैं। ढोलिया क्लाब में मेरी ड्यूटी लगती है कभी कभी। तो आज मेरी ड्यूटी थी, इसलिए मैं इनके साथ आ गई थी। मैं बताऊंगी भाई, आप ना मेडिकल जो फील्ड है उसमें कैसे आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10th तक तो कॉमन सब्जेक्ट चलते हैं सबके, फिर उसके बाद में आपको 11th में साइंस लेनी होती है, साइंस बायो, साइंस मैथ, साइंस बायो 2 ऑप्शन होते हैं। साइंस बायो लेनी होती है आपको। फिर 11th-12th के बाद में आपको एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करना होता है, PMT नाम है, प्री मेडिकल टेस्ट। उसके लिए स्पेशल कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव बुक, टेक्स्ट बुक कुछ भी नहीं आती है। उसमें आपका 11th और 12th का सिलेबस आता है, जो NCERT चलती है आजकल। 11th और 12th जो आप स्कूल में पढ़ते हैं वही PMT में आता है। उसके लिए कोई अलग से गाइड कुछ भी नहीं होती, वही फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री जो आपके टीचर पढ़ाते हैं। कुछ लोग 12th के साथ ही फाइट कर देते हैं उसको बिना कोचिंग करे भी। बहुत जो कंसिस्टेंट बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, फोकस्ड बच्चे होते हैं, वो 12th के साथ ही फाइट कर देते हैं। तो ऐसे अलग से कोचिंग नहीं लेनी पड़ती है, वो 12th के साथ आपका नहीं आता है तब आप कोचिंग जाते हैं। और कोचिंग आजकल जगह जगह ही है, सीकर है, कोटा है, आजकल तो लोकल भी खुलने लग गई। तो और वो उस कोचिंग में टीचर भी आपको 11वीं और 12वीं की ही किताबें पढ़ाते हैं, वो अलग से कोई किताबें नहीं मंगवाते। वो कोचिंग का अलग मटेरियल होता है जो वो टेक्स्ट बुक में आपको प्रिंट करके देते हैं, बट वो वही है 11th-12th की किताबें। तो ये वैसे तो इतना हार्ड नहीं है, अगर बच्चा कोई कंसिस्टेंस और फोकस्ड हो, पहले से ही रहे कि भाई मुझे PMT करना है, तो 11th क्लास से वो पढ़ाई स्टार्ट कर दे, तो दिस इज़ नॉट टू टफ। उसके बाद में जैसे आप PMT फाइट करोगे, फिर आपको आजकल तो कॉलेज भी बहुत खुल गई। मेरे टाइम, हमारे टाइम तो ओनली उसमें इंडिया में राजस्थान में 7 कॉलेज होती थी, मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज में ही आपको सीट मिलती थी। आजकल ये प्रोविज़न आ गया है कि हर स्टेट में मेडिकल कॉलेज खुलेगी। उसके बाद में सीकर, चूरू, ये खूब सारी मेडिकल कॉलेजेस भी खुल गई। तो ये और भी ईजियर हो गया कंपेयर टू प्रीवियस। तो आपको, अगर आप फोकस्ड हो, अगर आपको अब डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो आप 11th से ही लग जाए तो इट वुड बी मच बेटर। क्यों? क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब यू कांट अफोर्ड कि आप 1 साल भी बर्बाद कर दिया। क्योंकि 2 साल 3 साल पहले बच्चे 5-5 साल तैयारी कर लेते थे PMT की, तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता था। 5 साल तैयारी कर लिया, फिर वो गवर्नमेंट उसको कॉलेज अलॉट हो गई, फिर वहाँ 5.5 साल की MBBS होती है पूरी। फिर वापस आते थे, वो सेट हो जाते थे, बढ़िया गवर्नमेंट बढ़िया मिल जाता था मेडिकल ऑफिसर, या फिर वो PG भी कर लेते थे, स्पेशलिस्ट भी बन जाते थे। बट नाउ डेज ये वाला सीन नहीं है। मतलब आप 2 साल अगर रिपीट करते हैं तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं आपके साथ वाले से। आजकल एजुकेशन, और अगर कोई आपके साथ वाला कोई अगर कम पढ़ा लिखा है और वो बिजनेस करता है, तो वो आपको बहुत इजीली कंप्लीट कर जाता है। मतलब आजकल वो एजुकेशन सिस्टम उसको इतना लेंदी कर दिया है कि आदमी को जॉब लगते लगते पता चल जाता है कि भाई इसके साथ वाले ने तो जॉब ही नहीं करी और इसने बिजनेस करके ही इतना वो आप लोगों को बीट कर देते हैं वो। तो टाइम वेस्टिंग का कोई ऑप्शन नहीं है इतना, मतलब 5G के ज़माने में टाइम वेस्टिंग आप नहीं कर सकते। पहले होता था कि रिपीट कर लेते थे, वो चल जाता था। लेकिन अगर आप पहले गाइडेंस भी कम होती थी, है ना, कि पता ही नहीं चलता था भी कैसे डॉक्टर बनना है। आधे लोग तो आधे से ज़्यादा, मेरे बेच का बताती हूँ मैं, मेरे बेच में आधे से ज़्यादा बच्चों के पापा किसान थे, खेती करते थे, कोई इसके मजदूरी करते थे, खेती करते थे। इतना किसी के इतना फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं था कि भाई सब खेती या फिर मजदूरी कर रहा है कोई, क्योंकि फीस ही नहीं लगती थी, इसलिए वो मजदूरों के बच्चे भी पहुँच जाते थे मेडिकल कॉलेज में। साल की 1200-1300 इतनी फीस लगती थी। 2 सेमेस्टर होते थे, 1300 2600 रुपये साल की फीस लगती थी उस टाइम। बट नाउ डेज आपको लाखों में फीस करनी पड़ती है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी लाखों की फीस लगती है। तो लाखों की फीस तो आपके फादर वहाँ जमा कराएंगे, 2-3 साल आप यहाँ रिपीट करेंगे, कोचिंगों में भी लाखों की फीस लगती है। तो इतना पैसा लगा के आप मेडिकल कॉलेज में पहुँच भी गए जैसे तैसे भी, फिर उसके बाद में आप MBBS करके आओगे
तो नाउअडेज देयर इज लेस अपॉर्चुनिटी फॉर ए ओनली सिंपल मेडिकल जो MBBS स्टूडेंट है ना, उसके लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी है। तो आप वैसे ही मतलब वो मिलते नहीं अवसर, और आपको फिर एक डॉक्टर जो टैग होता है MBBS करते ही आपके डॉक्टर टैग लग जाता है नाम के आगे, डॉक्टर जो भी है प्रीफिक्स आपका डॉक्टर हो जाता है। तो उस जो टैग है वो उस टैग को लेके भटकना और जीना, जैसे और आम आदमी नौकरी मांग रहा है वैसे नौकरी मांगना, मतलब बहुत डिप्रेसिव होता है ये। तो आज जो बच्चा करता है तो वो उसकी एनर्जी उसमें चली जाती है। तो टाइम वेस्टिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप टाइम पे PMT पास कर लेते हैं तो आप टाइम पे 23-24 से आप अगर MBBS से पास आउट होते हैं 23-24 साल के, तो यू हैव इनफ टाइम कि अब आप अपने करियर में सोच सकते हैं कि भैया आपको 2 साल PG की तैयारी करने में लगी या फिर मेडिकल ऑफिसर बनने में लगी, तो वो भी ज़्यादा लेट नहीं है। बट आप अगर PMT करने में ही, मैंने आप सबको बता ही दिया है। मैं बात करना चाहूँगा आपसे नर्सिंग की। अगर आप मेडिकल नहीं करना चाहते हैं, फिर भी अगर आप में सेवा भाव है, तो आप नर्सिंग का व्यवसाय ही कैरियर के रूप में चुन सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। वही बेसिकली आपको बायो में 12th करनी होती है, और उसके बाद में 3.5 साल का कोर्स होता है, वो आपको करना होता है, और उसके बाद में आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो, प्राइवेट भी और सरकारी में भी। पर सबसे बड़ी बात है कि आप में जज्बा होना चाहिए सेवा करने का। आपको मानवता में थोड़ी इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं मानवता के लिए कैसे सेवा कर सकती हूँ। नर्स बनना मतलब आपको एक माँ बनना होता है, क्योंकि जो रोगी आपके पास आता है वो आपकी तरह इतना अच्छा नहीं होता है, इतना साफ सुथरा नहीं होता है। उसके पस होता है, उसको बुखार होता है, उसको उल्टी होती है, उसको दस्त होती है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके घाव होता है, उसके चोट लगी हुई होती है। लेकिन वहाँ आपको गिल्ल नहीं करनी है, उसको आपको साफ करना है, उसको आपको पहले जैसा बनाना है, और आपका प्यार और आपकी स्किल दोनों मिलके उसको स्वास्थ्य लाभ में योगदान देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जिसके अंदर ममता कूट कूट के भरी हुई है वो नर्सिंग में चला जाए। अगर नर्सिंग भी आप नहीं करना चाहते, और मेडिकल के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें जैसे आप PMT ट्राई करते करते आप आयुर्वेदा में जा सकते हैं। उसमें भी 5 साल का ही होता है, और वो भी आपको डॉक्टरेट की फैसिलिटी और सारी डिग्री वहीं मिलती है, पद आपको वही चिकित्सक का मिलता है। तो आप आयुर्वेद में जा सकते हैं। आयुर्वेद का भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप फिजिकल में जा सकते हैं। फिजिकल में जो डिग्री वो भी 5 साल की है, और उसमें भी आपको चिकित्सक का पद मिल जाएगा, और उसके लिए भी आपको अच्छी इनकम, अच्छी रेपुटेशन सारी आपको मिल जाती है। और वहाँ अगर आप ट्राई नहीं करना चाहें तो आप फार्मा में भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको फार्मेसी का डिप्लोमा करना पड़ेगा, वो भी 12th बायो के बाद होता है। 3.5 साल का कोर्स, आपको मेडिकल का लाइसेंस मिल जाता है, या फिर फार्मेसी में आपको जॉब लग जाती है, तो वो भी आपके लिए एक ऑप्शन होता है। और आप चाहें तो आयुष में भी नर्सिंग कर सकते हैं, ये भी 12th के बाद आपके पास ऑप्शन होता है। तो उसमें भी अच्छा है, बराबर आपको 2nd ग्रेड में सरकार नौकरी देती है, और अच्छी सुविधाएं, अच्छा मान सम्मान, अच्छी आजीविका आप पा सकते हैं। मैं में उतारना है और काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो आप, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे अभी मैम ने बताया PMT के बारे में, तो जैसे अपने यहाँ पर 11th में यही साइंस और बायो सब्जेक्ट है, तो गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए, इनके लिए एक बहुत अच्छी आप काफ़ी अचीव कर सकते हो। और काफ़ी सर ने बताया जैसे AI, आज का जो टाइम है वो AI युग है, इससे आप काफ़ी कुछ अपने जीवन में अभी से उतारना है। अगर अभी से आप ये सीख लोगे और जान लोगे इसके बारे में, तो जीवन में आप काफ़ी कुछ
इस समय से ज़्यादा अचीव कर सकते। जैसे पुलिस में तो जा ही रही है, बाकी आर्मी में BSF, CRPF और थल सेना वगैरह, इनमें सब में गर्ल्स भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और वहाँ पहुँच रही है। तो इसके लिए यह है कि वैसे तो 10th के बाद ही जिसका फिजिकल वगैरह ठीक होता है वो 10th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, तो 12th तक उनकी एज हो जाती है। तो जैसे आर्मी में तो 17 साल से 23, 17 से 23 के बीच में वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऑफिसर रैंक में जाना है किसी को तो वो NDA सीनियर के बाद NDA नेशनल डिफेंस अकादमी, राष्ट्रीय सैनिक अकादमी, उसका जो ये साइंस वाले बच्चे हैं उनका एक टेस्ट होता है, इंटरव्यू भी होता है और टेस्ट भी होता है। अगर वो क्वालिफाई करते हो आप तो आप ऑफिसर रैंक के लिए जा सकते हो। और अभी जैसे मेडिकल क्षेत्र में बताया था तो आर्मी में भी बहुत फील्ड है। एक GDA तो जनरल ड्यूटी तो होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब फील्ड होते हैं उसके अंदर। बहुत ही बढ़िया जानकारी फोर्स में लेकर आए हैं हमारे साथी आमिर चौधरी। बीकानेर बॉर्डर पे पाकिस्तान का बॉर्डर है, आपको जानते सुनिए। इसीलिए तो बच्चों को मालूम पड़े ज्ञान के हैं ज़्यादा आप उनसे नहीं प्रयास तो है। विभिन्न क्षेत्रों में आपको जानकारी चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा में आयुर्वेदिक क्षेत्र में क्षेत्र में जानकारी मिली थी और बिल्कुल अच्छा सैनिक क्षेत्र में जानकारी मिली। हमें असर के साथ साइंस लेने वाले बच्चे जीवन में क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, किस क्षेत्र में जा सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले किस क्षेत्र में जा सकते हैं, इस प्रकार की जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी असर की ये न्यूरॉन का मॉडल है, तो इसमें न्यूरॉन में सिग्नल कैसे पास होता है बताता। सबसे पहले डेंड्राइट में सिग्नल जाता है, फिर सेल बॉडी से न्यूक्लियस में, फिर एक्सॉन में सिग्नल जाकर नर्व एंडिंग्स में जाता है, फिर से यहाँ पर सिनेप्स रहता है, इन लोगों के बीच में गए, फिर से वहीं पर जुड़कर ब्रेन तक सिग्नल जाता है। तो खराब हो गया, कलर कर दिया। कोई बात नहीं टक्कर कर गई उसकी है, टक्कर नीचे से खराब हो गया, कलर कर दिया जो कोई बात नहीं। कलर नहीं किया तो अच्छा था, बेस्ट आपने बोले yang
बस बताओ इसका इसी चलो तक कम करेंगे तो ये भूल नहीं रहा। ठीक है, छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स होती है, वो भी नेबुलाइज पूरा बढ़िया। काम करो, काम क्या करेगा वो बताओ, बोलते भी रहो। काले रंग ले रही बोलो ना। में भी ये इच्छा है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर में अपना नाम रोशन करना चाहता है, कोई बिजनेस में अपना नाम कमाना चाहता है, कोई राजनीति में अपनी उपलब्धि हासिल करना चाहता है। ये सब कब संभव है? ये तब संभव है जब हम उसको पहचाने और उस पाथ पर चलने का प्रयास करें। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, ये आयोजन करने के पीछे मूल उद्देश्य आपका और इस संस्था में मेरे जो सभी विद्वान साथी, इनका उद्देश्य यही है कि आपको अपने कैरियर के बारे में जानकारी मिले। बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो सिर्फ मटरगश्ती कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जिनका ध्यान नहीं है, वो बाद में जाकर के दुख पाएंगे। क्योंकि जब आपके पास में विजन नहीं होगा, जब आपके पास में मार्गदर्शन नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर पा सकते। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं। क्योंकि मेरे को ये पता नहीं था कि कॉलेज करने के बाद, ये 12वीं करने के बाद में या 10वीं करने के बाद में किस फील्ड में जाना चाहिए। मैं जिस विद्यालय में रहता हूं, उस विद्यालय में ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित करवाने का प्रयास करता हूं क्योंकि जो गलती मैंने की है, कम से कम मेरे विद्यालय के छात्र छात्रा नहीं करें। परमपिता परमात्मा ने आपको यूनिक उपलब्धि से नवाजा। हर इंसान के पास में एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक यूनिक क्वालिटी है।
जो क्वालिटी मिस्टर एक्स में है वो मिस्टर वाई में नहीं है, जो मिस्टर वाई में है वो मिस्टर जेड में नहीं है। समस्या कहां आती है? एक बंदा जो शहर में रहता है वो कम नॉलेज होने के बाद भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लेता है, और एक व्यक्ति, एक बच्चा जिसके पास में बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत सारी एबिलिटीज है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए इसलिए किए जाते हैं ताकि आपको विभिन्न प्रकार के फील्ड के बारे में जानकारी मिले कि कक्षा 10 के बाद में आपके कौन कौन से क्षेत्र खुलते हैं। कक्षा 10 के बाद में आपके जो मुख्यतः 4-5 स्ट्रीम होती है, जिसमें साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इसके बाद में एक एग्रीकल्चर है और एक कंप्यूटर एक ब्रांच और नई डेवलप हो रही। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये सारे फील्ड बहुत अच्छे हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें रोजगार के अवसर नहीं है। बस फर्क इतना सा है, हमें सबसे पहले अपने आप को पहचानना है, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, कि आप में पोटेंशियल कितनी है, आप में एबिलिटीज कितनी है, आप क्या चाहते हैं। अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचानने के बाद में ये तय करें कि आपका गोल क्या है। आपका गोल क्या है, आपको क्या बनना चाहता है। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको मैथमेटिक्स लेनी है, और मैथमेटिक्स लेने के बाद में जेई का जो एग्जाम होता है उसको आपको फाइट करना है, और उसमें कंपटीशन देते हुए अच्छे परसेंटेज स्कोर करने, और करने के बाद में जेई के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, और उसके बाद में एडवांस होता है। एडवांस से आपको जो भारत की जो आईआईटी है वहां पर एडमिशन मिलता है,